हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सेक्शन 2 शुरू किया है और सेक्शन 2 में हम स्टार्ट में मौर्य प्रशासन किया, फिर मुगल प्रशासन किया और ये ब्रिटिश प्रशासन कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय प्रशासन में मूल्यों का सिलसिला बड़ी पुराना है। आप उसको मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर भी देख सकते हो। लेकिन जो भारतीय प्रशासन का मौजूदा ढांचा है वह ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ है। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में व्यापक परिवर्तन आए हैं। इसके बावजूद भारतीय प्रशासन की संरचना और भारतीय प्रशासन के प्रकृति को ब्रिटिश प्रशासन आज भी प्रभावित करता रहा है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रिटिश प्रशासन भारतीय प्रशासन की संरचना और प्रकृति को कैसे प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का सवाल है, इस टॉपिक पर पहले बहुत क्वेश्चन आता था, 3-4 दफा क्वेश्चन आता था। लेकिन इन दिनों जब से बीपीएससी का पैटर्न बदला है तब से इन टॉपिक पर क्वेश्चन आना बंद हो गया। पिछले दिनों लास्ट क्वेश्चन जो मैं बताया था कि 56-59 में मौर्य प्रशासन पर आया। मुगल काल पर तो एक ही बार 42वां बीपीएससी में पूछा, उसके बाद कहीं पूछा ही नहीं है। और ब्रिटिश पर भी आना क्वेश्चन बंद हो गया। लेकिन चूंकि ये बैकग्राउंड है कि भारतीय प्रशासन की निरंतरता को दर्शाता है, इस टॉपिक को अगर आप समझते हैं तो इससे जितने भी सेक्शन मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि आपको समझना, सबके पृष्ठभूमि को जानना आसान हो जाता है। तो इस दृष्टि से इस टॉपिक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय प्रशासन का विकास ब्रिटिश काल में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उनका आगमन हुआ और यह कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन क्योंकि भारत में उन्हें एक उपयुक्त राजनीतिक प्रशासनिक अवसर मिला, इस कारण कालक्रम में यह देश के सर्वाधिक सशक्त राजनीतिक प्रशासनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई, जो एक लंबे अरसे तक भारतीय प्रशासन को प्रभावित करते रही। इस शासन का भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसे अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से विभिन्न वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर 2 तरह का वर्गीकरण किया है। एक वर्गीकरण क्या है, काल के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 1600 ईस्वी में हुआ, तो 1600 से लेकर 1772 तक कैसा शासन का स्वरूप था। 1773 से 1857 तक भारतीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था और 1858 से 1947 तक भारतीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था। और दूसरा मैंने उनके टॉपिक पर वर्गीकरण किया है। टॉपिक पर वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि संवैधानिक शासन का विकास कैसे हुआ, लोक सेवा का विकास कैसे हुआ, सचिवालय प्रणाली का विकास कैसे हुआ, प्रांतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, वित्तीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, न्याय प्रशासन का विकास कैसे हुआ और स्थानीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। ये काफी बड़ा टॉपिक है और काफी कंसेप्चुअल है, इसलिए इसको सही तौर पर समझना आवश्यक है। आपको सजेस्ट किया जाता है कि एक किताब अच्छा इससे संबंधित पढ़ सकते हैं। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ लें, अवस्थी का पढ़ सकते हैं, कटारिया का पढ़ सकते हैं, रजनी गोयल, रमेश अरोड़ा का पढ़ सकते हैं। एनीवे, तो मैं आपको बतलाऊं कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और इसका भारत में आगमन क्या हुआ, 1600 ईस्वी में हुआ। शुरू में यानी 1600 से लेकर 1772 तक जो भारत में ब्रिटिश शासन का स्वरूप था वो बहुत विकसित नहीं था। वह कह सकते हैं 3 प्रांतों में सिमटा हुआ था, समझे, या 3 प्रेसिडेंसी नगरों में सिमटा हुआ था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में सिमटा हुआ था। तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। उस गवर्नर के सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद था, उनके सहायता के लिए सचिवालय था, उन्हें सीमित मात्रा में विधायी और प्रशासनिक अधिकार मिला हुआ था और वे सब कंपनी के जो गवर्निंग बॉडी था
जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, उसी के अंदर में काम करते थे। और उस दौरान ज्यादातर काम कैसा होता था, व्यापारिक प्रकृति का कार्य ही होता था। तो 1600 से लेकर 1772 तक जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन का स्वरूप था, 3 प्रेसिडेंसी नगर या फिर कुछ व्यापक अर्थ में 3 प्रांतों में सीमित, और तीनों के अपने अपने गवर्नर, और तीनों के पास सीमित विधायी और प्रशासनिक अधिकार, और तीनों अलग अलग कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम करते थे। और तीनों के ऊपर कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, वो उस पर कंट्रोल रखता था। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर का भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और इन दोनों युद्ध के बाद ब्रिटिश को व्यापक राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्राप्त हुए। और इस तरह से धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य के लिए भारत में आई थी, वह धीरे धीरे राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गई। तो अभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 1773 जब यहाँ पर हो गया ना, 1773 में, अब हम लोग 1773 से 1857 तक का जो डेवलपमेंट है, सो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। आप मेरे से पूछना चाहे कि 1772 को आपने उल्लेख क्यों किया, कि 1772 में भारतीय प्रशासन में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। कलेक्टर जो आज भारतीय प्रशासन में देखते हैं, उसका सृजन 1772 में ही किया गया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। और आप कह सकते हो कि भारत में लोक सेवा की नींव 1772 में ही इस मायने में रखी गई। क्लियर है? हम लोग देखते हैं 1773 से लेकर 1857 तक का विकास, समझ रहे, जिसको आप संवैधानिक शासन के विकास के श्रेणी में रख सकते हैं। तो संवैधानिक शासन का विकास अंग्रेजी में कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। समझ रहे, इसका शुरुआत 1772 के रेगुलेटिंग अधिनियम से हुआ। यह ब्रिटिश शासन काल में पहला अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए। समझ रहे, और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो इस दृष्टि से ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता इस अधिनियम का है कि यह पहला अधिनियम है ब्रिटिश सरकार की ओर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण करने के, नियमन करने के उद्देश्य से लाया गया। और दूसरा, इसने केंद्रीय शासन की नींव रखी। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उसके सबऑर्डिनेट कर दिया। इसने गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का प्रावधान किया। इसके अलावा इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला अधिनियम है ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में हस्तक्षेप और नियमन करने के लिए। साथ ही इसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। 1784 में आप जानते हो ईस्ट इंडिया अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में या भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के जो गवर्निंग बॉडी थे, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, उस पर 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया गया, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी गई जो ब्रिटिश कैबिनेट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के दिशा में एक और अगला कदम मान सकते हैं। जैसे 1773 में मैंने बताया, पहली दफा ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप और नियंत्रण आरंभ हुआ, और 1784 में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। डायरेक्ट कंट्रोल आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो टाइम टू टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पर
रेगुलेट करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अगले 20 वर्ष तक अनुमति देने के लिए टाइम टू टाइम रेगुलेटिंग एक्ट और फिर चार्टर एक्ट आता रहा। तो जैसे कि चार्टर एक्ट 1793 1793 में चार्टर एक्ट आया, फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, फिर 1853 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट को अंग्रेजी में क्या कहते थे, हिंदी में राज आज्ञा कहते थे। समझ रहे, इस राज आज्ञा का चार्टर एक्ट का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियमन करना और कंपनी को अगले 20 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति देना। इन सभी चार्टरों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को नियमित किया गया, नियंत्रित किया गया। शासन पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाया गया। और आप देखते हो इनमें 1833 का चार्टर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। समझ रहे हैं, विलियम बेंटिक जो थे वे पहले बने भारत के गवर्नर जनरल। क्लियर है। इसके अलावे भारत में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितना भूभाग अर्जित कर रखा था उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस अधिनियम द्वारा शासन का केंद्रीकरण का प्रयास हुआ और जो प्रांत के विधायी अधिकार थे, विधायी अधिकार उनसे वापस ले लिए गए और सत्ता का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्रियाकलाप को समाप्त कर दिया गया और अब वह केवल एक शासकीय इकाई बन के रह गया। इसके अलावे इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो आगे चलकर केंद्रीय विधायिका की स्थापना का आधार बना। इसके अलावे आप देखते हो उस दौरान लोक सेवा में संरक्षण के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, उसे नियमित उसे हटाने के लिए और खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली लागू कराने के लिए अधिनियम लाने का प्रयास किया गया। लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उनके विरोध के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो मोटा मोटी 1833 का जो चार्टर अधिनियम है बड़ा महत्वपूर्ण है कई मायने में। तो पहला क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, नंबर 1। दूसरा, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। तीसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित समस्त भूभाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, शासन स्थापित हुआ। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप समाप्त हो गया। और पांचवा आप कह सकते हो कि विधि सदस्य की नियुक्ति हुई, जो आगे चलकर केंद्रीय विधायिका का स्थापना का आधार बना। इसके अलावा संरक्षण प्रणाली हटाने का असफल प्रयास किया गया, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देखते हो 1853 में लास्ट मतलब कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर अधिनियम लाया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया, लोक सेवा भर्ती में संरक्षण प्रणाली को समाप्त करके उसके जगह समझ रहे हैं खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली अपनाया गया। तो 1853 का चार्टर अधिनियम 2 मायने महत्वपूर्ण है। पहला क्या मायने महत्वपूर्ण है कि संरक्षण प्रणाली समाप्त हो गया और इसके जगह खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली अपनाया गया। इसके अलावे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का जो परिषद था उसके कार्यों को 2 वर्गों में बांट दिया गया, विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य। तो विधायी कार्य जो बना वही आगे चलकर विधायिका बना और जो कार्यकारी कार्य कर रहे थे वही आपका कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन, योग्यता प्रणाली समाप्त हुआ, योग्यता प्रणाली यानी खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली आरंभ कर दिया गया या स्टार्ट करने का प्रावधान किया गया और
गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। फिर इस दिशा में संवैधानिक विकास की स्थापना के क्रम में 1858 महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और कंपनी ब्रिटिश सरकार से ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन का शासन स्थापित हुआ। 1858 से 1947 का जो विकास क्रम हुआ है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है? 1858 से 1947 का जो विकास क्रम है, उसका शुरुआत 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 से हुआ। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान क्राउन के शासन ने ले लिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलो या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलो, ये दोनों समाप्त हो गए और इसका स्थान क्राउन के सहायता के लिए कौन कर लिया? भारत के राज सचिव का पद का निर्माण किया गया। भारत का जो राज सचिव होता था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था? जवाबदेह होता था। उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होता था। क्लियर है? उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था। समझ रहे हो? वह भारत में गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करता था। क्लियर है? इस अधिनियम को जो आप देखते हो, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत के आवाम को 2 संदेश देने का कोशिश किया है। एक संदेश यह देने की कोशिश किया है कि वह भारतीयों को शासन में भागीदारी देगी और दूसरा इसने कि कोई भी कानून अब उन पर जबरन नहीं थोपेगी। समझ 1858 का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण है। अगर इससे संबंधित 2-3 पॉइंट बतलाना पड़े तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान कौन ले लिया? ब्रिटिश शासन ने ले लिया। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थान किसने ले लिया? भारत के राज सचिव ने ले लिया और उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है। इस अधिनियम में एक और परिवर्तन किया गया, गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा। तो वाइसराय और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस होता था? जब वह शासन कर रहा होता था उस समय गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब वह देशी रियासत के समक्ष क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था तो उस समय क्या कहा जाता था? उस समय उसे वाइसराय कहा जाता था। तो पहला वाइसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है कि वह पहला वाइसराय। मेरी नो कंफ्यूजन, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद जब क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया तो फिर इसने बहुत सारे अधिनियम लाए और उस अधिनियम को क्या कहते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम। तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। समझे? भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किया गया कि भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण का प्रयास किया गया। भारतीय शासन का भारतीयकरण यानी भारतीयों को शासन में भागीदारी देने का शुरुआत किया गया। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में या गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में कुछ भारतीयों को, हमारे गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली को अंग्रेजी में मतलब हिंदी विभागीय प्रणाली कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य को एक अथवा एकाधिक विभाग के लिए उत्तरदायी बनाना, यही भारत में कैबिनेट प्रणाली के स्थापना का आधार बना। तो विभागीय प्रणाली को इसने क्या दिया? वैधानिक दर्जा दे दिया। इसके अलावा इसने गवर्नर जनरल को भारत सरकार के कार्यकुशल कार्य संचालन करने, कार्य आवंटन करने के संदर्भ में अधिनियम बनाने का इसने अधिकार दे दिया। समझ रहे? इसके अलावा इसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, यानी 1833 में जो सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था वह वापस ले लिया गया
और बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी अधिकार वापस कर दिए गए। इस प्रकार आप क्या देखते हो, 4 महत्वपूर्ण चेंजेस लाया गया 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन था कि भारतीयों को शासन में भागीदारी देने का बात किया गया और गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या किया गया? विभागीय प्रणाली को वैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा क्या किया गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और चौथा, गवर्नर जनरल को भारत सरकार के कार्यकुशल कार्य संचालन और कार्य विभाजन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया। इसकी तुलना अगर आप चाहो तो वर्तमान में कर सकते हो कि राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यकुशल कार्य संचालन और कार्य विभाजन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार है। 1892 में नेक्स्ट भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा कह सकते हो कि प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। हालांकि यह निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष स्वरूप का था, लेकिन भारत में निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत 1892 के चार्टर अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किया गया। इसके अलावा इसने जो केंद्रीय विधायिका था इसके आकार को भी बड़ा किया और अधिकार को भी बड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्हें समय विधायी सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका कार्यकारी सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जो संसद में अभी आप देखते हो कि पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, उसका शुरुआत 1892 में ही किया गया था। क्लियर है? तो ये इसके बड़ा इम्पोर्टेंट चीज हुए। क्या क्या चीज हुए? पहला ये था निर्वाचन प्रणाली, बाय द वे अप्रत्यक्ष स्वरूप का था, निर्वाचन प्रणाली लागू किया। केंद्रीय विधायिका का नाम शाही विधायी परिषद कर दिया और उसके अधिकार और कार्य दोनों बढ़ा, सदस्य संख्या और अधिकार दोनों बढ़ाए। इसके अलावा विधायी सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो मॉर्ले सुधार भी कहा जाता है। समझे? मिंटो सुधार कहा जाता है। ये जो होता है मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले उस समय क्या थे? भारत के राज सचिव थे और मिंटो क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम के द्वारा बहुत सारे चेंज किया गया। समझ? इस अधिनियम के द्वारा मतलब आप कह सकते हो कि केंद्रीय विधायिका का सदस्य संख्या बढ़ाया गया। समझ? उन्हें मतलब कुछ स्वैच्छिक अधिकार दिए गए, कार्य करने के लिए दिए गए। इसके अलावा अधिनियम द्वारा किया गया कि मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जिससे आप कह सकते हो कि यह अधिनियम जो है वह क्या किया? सांप्रदायिकता को वैधानिक जामा पहना दिया। इस अधिनियम को या लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसको आप मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हो, उसे भारत में वर्तमान में जो सांप्रदायिकता है, समझ रहे हैं, वो उसका प्रमुख कारण मान सकते हो कि इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। समझ रहे? इस अधिनियम द्वारा कह सकते हो सांप्रदायिकता को वैधानिक जामा पहना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा समझ रहे हैं ना कि वैसे तो विधायी परिषद का नाम शाही विधायी परिषद, उसके अधिकार बढ़ाए गए, कार्य बढ़ाया गया, सदस्य संख्या बढ़ाई गई, लेकिन जो सबसे फाइटल रहा वह यह रहा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान। क्लियर है? इसके अलावा उन्हें संविधायी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति दी गई। वो तो अलग है, लेकिन जो मेन यही था कि सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। इसको हम लोग मॉनफोर्ट सुधार भी कहते हैं। मॉनफोर्ट सुधार का मतलब क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू हो गया भारत का राज सचिव और चेम्सफोर्ड हो गए यहाँ के
गवर्नर जनरल, इनके द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासन में सुधार लाया गया था। सबसे पहला सुधार इन्होंने मतलब प्रांतीय विषयों पर केंद्रीय नियंत्रण को अलग कर दिया और बहुत सारे प्रांतीय विषयों को केंद्रीय नियंत्रण से अलग कर दिया और कहा कि प्रांत अपने विषय पर विधि बनाए और केंद्र अपने विषय पर विधि बनाए। यानी पहला जो इसका मेजर चेंज था, रिकमेंडेशन था कि प्रांतीय विषयों पर केंद्रीय नियंत्रण का कम होना, उन्हें अलग कर देना और प्रांत को अपने अपने विषय पर विधि बनाने का अधिकार देना। दूसरा जो इससे इम्पोर्टेंट जो चीज किया गया था कि प्रांत स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसको अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया कि प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांट दिया गया। हमारे स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट वो विषय थे जिनका शासन गवर्नर जो था वह भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर करना था और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होना था। और आरक्षित विषय वो विषय थे जिनका शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के परामर्श से करना था और गैर उत्तरदायी होना था। समझ रहे हैं? तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था 1919 में, समझ रहे, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये पहला था जिसको आप कह सकते हो कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का आगाज हुआ। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया, जो आगे चल के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यसभा और लोकसभा बना। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में उस समय 6 सदस्य होते थे, उसमें 3 सदस्य भारतीयों को बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया, सेना के प्रधान पद को छोड़कर। क्लियर? तो ये 4-5 महत्वपूर्ण परिवर्तन में पहला 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ पहला प्रावधान क्या हुआ? प्रांतों पर केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण का कम होना और प्रांतों को अपने विषय पर विधि बनाने का अधिकार देना। नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ होना या द्वैध शासन का प्रस्ताव लाना। तीसरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया जाना। चौथा, केंद्रीय विधायिका का द्विसदनीय बनाया जाना। और 5वां, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीयों को बनाया जाना। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब लास्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसे आप कह सकते हो कि स्वतंत्र ब्रिटिश काल में प्रशासनिक विकास का सब अंतिम महत्वपूर्ण प्रयास था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा मतलब पहली बात कि जो प्रांत स्तर पर द्वैध शासन लाया था उसका समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्रांत में उत्तरदायी सरकार हो गई कि जो गवर्नर थे उनको भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर काम करना था और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होना था। इसके अलावा दूसरा इसके अधिनियम के क्या खासियत है कि इसने केंद्र मतलब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ बनाने का प्रावधान किया था। समझ रहे? हालांकि देशी रियासत इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए अमली जामा नहीं पहन सका, लेकिन एक प्रावधान ये भी था कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण किया जाए। उसमें संघ सूची हो, प्रांतीय सूची हो, समवर्ती सूची हो। अगर भारत में संघवाद का मौजूदा ढांचा पर विचार किया जाता है तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा प्रांत स्तर पर भी केंद्र स्तर पर भी द्वैध शासन का प्रावधान था कि जो केंद्रीय विषयों को 2 वर्गों में बांट दिया जाए, आरक्षित और स्थानांतरित। लेकिन कांग्रेस के अस्वीकार करने के कारण ये अमली जामा नहीं पहन सका। इसके अलावा उसमें 11 प्रांत होते थे। 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाने का प्रावधान किया। द्विसदनीय मतलब समझते हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये प्रांत है बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। इसमें उसने द्विसदनीय व्यवस्था, जो अभी भी बहुत सारे राज्यों में देखते होंगे कि वो कंटिन्यू कर रहा, बिहार में अभी भी द्विसदनीय विधायिका ही है, जो उस समय चला, जो आज भी चल ही रहा है। इसके अलावे जो आप देखते हैं, हालांकि द्विसदनीय व्यवस्था पर कंट्रोल, काफी नियंत्रण रखा गया था और बहुत मर्यादाएं रखी गई थी। समझ रहे, मैं आपको 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो लार्ज रूप में लागू नहीं हो पाया, वो केवल प्रावधानें रह गया, क्योंकि 1935 का में जो परिसंघ का व्यवस्था लागू किया गया था, प्रावधान लाया गया, वो लागू नहीं हो पाया। फिर आपका केंद्र स्तर पर जो या संघ स्तर पर जो द्वैध शासन का प्रावधान था वो भी नहीं लागू हो पाया। तो 1947 तक देश जो था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही लगभग काम कर रहा था। ब्रिटिश शासन में 1935 के बाद और भी कई छिटपुट मतलब अधिनियम लाया गया, अधिनियम लाया, कानून लाया गया, प्रावधान लाए गए थे, लेकिन वे सब प्रशासन में विकास के लिए नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति में उभर रहे मुद्दों और समस्याओं को मैनेज करने के लिए था। और अंत में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो भारत क्या बन गया, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया और इसका ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही खत्म हो गई। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की और गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों को संवैधानिक प्रधान बना दिया, जिन्हें भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर काम करना था। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा जो संविधान सभा जो 1946 में बना था, समझ रहे हैं, उसे दोहरी भूमिका दिया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो संविधान सभा बनाया गया था, तो उसे दोहरी भूमिका दिया गया। उसे एक अंतरिम सभा, अंतरिम संसद के रूप में काम करने और संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में काम करने का काम दिया गया। समझ रहे हैं। इसके अलावे अब आप देखते हो कि 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक विकास का जो गाथा था यहाँ समाप्त हो जाता है। तो आपने यहाँ 1773 से लेकर 1947 तक का जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क है उस पर चर्चा किया। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 का पिट्स एंड डे अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और अंत में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आ गया आपको? इसको बेहतर ढंग से समझिए। अब जरा थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं और जो टॉपिक पर वर्कआउट किया है। बड़ा लंबा टॉपिक मैंने आपको शुरू में बताया था, ये बड़ा टॉपिक है लोक सेवा का विकास। तो भारत में जो लोक सेवा का जो विकास हुआ है, भारत में ऐसे तो लोक सेवा का इतिहास बड़ी पुराना है। सारे मौर्य काल, मुगल काल सभी में लोक सेवा रहा, लेकिन जो मौजूदा लोक सेवा है वह ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ है। शुरू के दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी होते थे वह व्यापारिक कार्यों के लिए चुने जाते थे, समझ रहे हैं। और वे मतलब कह सकते हैं उनका जो हायरार्की था वो पहले उनको सबसे पहले अप्रेंटिस पद पर नियुक्त किया जाता था, फिर उनको राइटर बनाया जाता था, फिर फैक्टर बनाया जाता था, फिर जूनियर मर्चेंट बनाया जाता था, फिर सीनियर मर्चेंट बनाया जाता था। तो पहला राइटर, दूसरा फिर फैक्टर, पहले अप्रेंटिस, फिर राइटर, फिर फैक्टर, फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट, फिर वो लौट जाते थे। समझ रहे थे? शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों को करती थी तब इस तरह की व्यवस्था थी। समझ 1764 में मैंने आपको बताया कि कंपनी को राजस्व और प्रशासनिक अधिकार मिले। तो 1765 से जो कंपनी के कर्मचारी राजस्व और प्रशासनिक कार्यों को करने लगे तो उनके लिए पहली दफा ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्द प्रयोग होना आरंभ हो गया 1765 से, 1764 के बाद से।
क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। 1772 में वारेन हेस्टिंग को कहा था कि उसने लोक सेवा की नींव रखी, जब उसने 1772 में कलेक्टर पद का निर्माण किया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लोक सेवा को दो वर्गों में बांट दिया। एक को उसने कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस कहा, जिसको हिंदी में प्रसन्नविद सेवा कहते हैं, और दूसरे को गैर प्रसन्नविद यानी अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विस कहते हैं। कॉवेनेंटेड और अनकॉवेनेंटेड। कॉवेनेंटेड का मतलब प्रसन्नविद सेवा होता है। ये उच्च स्तरीय सेवा कहते थे। इस सेवा में प्रवेश करने के पहले जो उम्मीदवार होते थे उन्हें कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता था। समझ रहे? इनका वेतनमान बहुत ही आकर्षक और बेहतर होता था। इस पद पर, इस सेवा में ब्रिटेन के युवा मतलब समकुलीन परिवार के लोगों को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिया जाता था। समझ रहे? इसमें भारतीयों को अलाउ नहीं किया गया था। समझ रहे? इसको प्रसन्नविद सेवा कहा जाता था। समझ रहे? इसके अलावा दूसरा गैर प्रसन्नविद सेवा था, वो निम्न स्तरीय सेवा कहा जाता था। इसमें अनुबंध जैसा कोई प्रावधान नहीं था। इसमें भारतीयों को लिया जाता था और इसमें कोई सेवा शर्त भी बहुत आकर्षक नहीं था। क्लियर है? तो वारेन हेस्टिंग ने लोक सेवा की नींव रखी और कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है। 1800 ईस्वी में भारत में लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स इसके लिए राजी नहीं हुए, इसलिए यहाँ यह बंद हो गया। और 1806 में समझ रहे, इंग्लैंड में हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया और वहीं लोक सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर है? आपको बतलाऊं, उस दौरान संरक्षण के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, लोक सेवा में प्रवेश दिया जाता था। 1833 के चार्टर अधिनियम में इसे समाप्त करने का प्रावधान किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। 1853 में जो चार्टर अधिनियम आया, इस संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया और खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली लागू करने का पहल किया गया। इसको अंजाम देने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति के अनुशंसा पर 1855 में पहला ICS परीक्षा आयोजित किया गया। इसमें भारतीयों को भी शामिल होने की अनुमति दी गई थी। समझ, इंग्लैंड में लंदन में परीक्षा आयोजित हुआ था। समझ रहे हैं? कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। समझ, 1855 में लॉर्ड मैकाले को ICS का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। 1864 में पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिन्हें ICS में प्रवेश मिला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है? अब जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे क्राउन ने शासन अपने हाथ में लिया तो उसने भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की बात कही। तो 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम बना, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बना, तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो प्रसन्नविद सेवा होंगे उसमें भी कुछ गैर प्रसन्नविद सेवा वाले लोगों को प्रवेश की कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी। इसे और प्रभावी बनाने के लिए 1870 में समझ रहे सांविधिक लोक सेवा का प्रावधान किया गया। अंग्रेजी में इसको स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस कहते हैं। इसमें भारतीयों को डायरेक्ट लोक सेवा में प्रवेश देने की बात कही गई। एक्चुअली यह मतलब देसी रियासत थे उनके राजकुमारों को डायरेक्ट लोक सेवा में लेने की प्रावधान किया गया था, जो 1879 में अमली जामा पहन पाया। 1889 में 79 में यह अमल में आ सका। फिर उसके बाद आप देखते हो कि 1986 में एचिसन आयोग आया। उस समय लोक सेवा का वर्गीकरण क्या था? प्रसन्नविद सेवा, गैर प्रसन्नविद सेवा और सांविधिक लोक सेवा था। तो इसको इसने समाप्त करने का और इसकी जगह इसने क्या कहा, मतलब शाही सेवा, प्रांतीय सेवा और अधीनस्थ सेवा करने का प्रावधान किया। समझ, हालांकि उस दौरान भारत में भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का मांग पकड़ने लगा था, लेकिन एचिसन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया।
क्लियर है। इसके अलावा आप देखते 1912 में इस्लिंगटन आयोग की स्थापना की गई। इसने भारत में लोक सेवा आयोजित करने की मांग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसने लोक सेवा को क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट और इंफीरियर 4 वर्गों में बांटने का भी अनुशंसा किया। क्लास 1, क्लास 2, अधीनस्थ सेवा और कनिष्ठ सेवा 4 वर्गों में बांटने का अनुमति दी। ठीक है। 1919 का जो भारतीय पर सरकार अधिनियम आया था, इस भारत सरकार अधिनियम में लोक सेवा आयोग स्थापित करने का सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी कि लोक सेवा आयोग भारत में स्थापित किया जा सकता है और भारत में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया जा सकता है। 1918 में M.E. गॉन्टलेट, याद नाम रखिएगा, M.E. गॉन्टलेट ने पहली दफा अखिल भारतीय सेवा शब्द प्रयोग किया था। इसको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। यह शब्द सबसे पहला किसने इस्तेमाल किया था? M.E. गॉन्टलेट ने। ठीक है। उस समय 1919 में आप देखते उस तरह 9 अखिल भारतीय सेवा थे। 9 अखिल भारतीय सेवा, इन सेवाओं को ब्रिटिश राज सचिव के अधीन सेवा कहा जाता था। इसमें ICS आता था, IPS आता था, इंडियन एजुकेशन सर्विस आता था, इंडियन मेडिकल सर्विस आता था, इंडियन सिविल वेटनरी सर्विस आता था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आता था। बहुत सारे सर्विस थे इसमें। समझ रहे, 9 सेवा थे। लेकिन 1919 में जैसा कि प्रांत बहुत सारे विषय केंद्र से जो प्रांत में चले गए तो फिर अखिल भारतीय सेवा का प्रासंगिकता खत्म हो गई। इसलिए आप देखते हो कि 1919 के बाद अखिल भारतीय सेवा जो पहले 9 थे घटकर 5 हो गए, फिर घटकर 3 हो गए, और जब देश आजाद हुआ उसमें केवल 2 अखिल भारतीय सेवा रह गए थे। एक का नाम था भारतीय सिविल सेवा और दूसरा भारतीय पुलिस, ICS और IP रह गया था। तो अखिल भारतीय सेवा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला आपको। 1918 में पहली दफा M.E. गॉन्टलेट ने अखिल भारतीय सेवा शब्द प्रयोग किया था। फिर दूसरा क्या बदलाया कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में बहुत सारे विषय प्रांतों को चले जाने से अखिल भारतीय सेवा की संख्या कम हो गई। अखिल भारतीय सेवा भारत के राज सचिव के अधीन सेवा को कहा जाता था। क्लियर है, प्रीमियर सर्विस था उस दौरान। क्लियर है। उसके अलावा आप क्या जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 2 अखिल भारतीय सेवा रह गए थे। 1923 में ली आयोग की स्थापना हुई। ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। समझ रहे और समझ रहे मतलब क्या कहते हैं आपका रॉस बारकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो रॉस बारकर इसके पहला अध्यक्ष बने। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान किया गया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाए और प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग बढ़ाया जाए। मद्रास भारत में पहला राज्य है जहां 1929 में मद्रास लोक सेवा आयोग बन चुका था। तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, उसमें 2 अखिल भारतीय सेवा थे, फिर केंद्रीय सेवा थे, फिर प्रांतीय सेवा थे, फिर संघ लोक सेवा आयोग थे और फिर प्रांतीय लोक सेवा आयोग थे। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में दर्जा देकर उसे आगे भी कंटिन्यू रखा गया। हालांकि अखिल भारतीय सेवा को लेकर काफी जद्दोजहद हुआ। कांग्रेस के कई नेता इसके खिलाफ थे, कई राजनीतिक दल इसके खिलाफ थे। केवल सरदार पटेल के व्यक्तिगत प्रयास के कारण ही यह आगे कंटिन्यू रह पाया। इसलिए सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं सचिवालय व्यवस्था का विकास। ये छोटा है, इसमें कोई बात नहीं। सचिवालय व्यवस्था का जो भारत में विकास हुआ है, भारत में जो सचिवालय व्यवस्था का विकास कोई नियमित रूप से नहीं हुआ, कोई व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश को जब कभी जैसा जरूरत हुआ वैसा वे करते गए। उस हिसाब से इसका विकास बहुत अनियमित रूप से, अव्यवस्थित रूप से हुआ। जैसा कि हमने बताया कि तीनों प्रांतों के अपने अपने सचिवालय थे।
1772 में तीनों के अपने गवर्नर थे, तीनों का अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, तीनों के अपने अपने सचिवालय थे। ठीक है। 1773 में बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 विभागों का सचिवालय बनाया गया, 4 सदस्यों का कार्यकारिणी क्या बनाया गया, समिति बनाया गया, कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। और उसके सहायता के लिए जो बंगाल प्रांत का जो सचिवालय था वही उसको काम करता रहा। 1833 में आप देखते हो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो 1843 में पहली बार आप देखते हो कि बंगाल का गवर्नर सचिवालय अलग हुआ और भारत सरकार का अलग सचिवालय स्थापित किया गया। इसमें 4 विभाग थे। क्लियर है? देर इज नो कंफ्यूजन। 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली शुरू किया गया, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, जिसे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में वैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्लियर है? आप देखते हो कि जैसे जैसे ब्रिटिश विभागीय प्रणाली के बारे में पहले बतला दिया गया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम में कार्यकारिणी सदस्य का एक कार्यकारिणी परिषद के सदस्य को सचिवालय के एक अथवा एकाधिक विभागों के लिए उत्तरदायी बनाना। ठीक है। मैंने बोला 1861 में यह वैधानिक दर्जा ले लिया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ, विश्व युद्ध की अस्थिरता बढ़ते गई, वैसे वैसे क्या सचिवालय ब्रिटिश सरकार के क्रियाकलाप बढ़ते गए। और ब्रिटिश सरकार के क्रियाकलाप जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे सचिवालय में विभागों की संख्या भी बढ़ती गई। 1905 में समझे लॉर्ड कर्जन द्वारा टेन्योर सिस्टम लागू किया गया, जिसको काल अवधि प्रणाली कहते हैं। समझ रहे? इसमें क्या होता है, जिसमें कहा था कि विभाग के मतलब क्षेत्र के कर्मचारियों को सचिवालय में काम करने का अवसर देना और सचिवालय के कर्मचारियों को क्षेत्र में काम करने का अवसर देना, इसको टेन्योर सिस्टम कहते हैं। फिर 1919 में भारत सरकार अधिनियम जब आया था, उसमें केंद्रीय सचिवालय में 9 विभाग थे। क्लियर? फिर इस बीच सचिवालय में पुनर्गठन के लिए मैक्सवेल समिति बना, व्हीलर समिति बना, लिविंगस्टन समिति बना। छोटे मोटे कई समितियां बनाई गई, जिससे अभिलेख प्रणाली को दुरुस्त करने, केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली को बेहतर बनाने, काल अवधि प्रणाली को बेहतर बनाने के दिशा में प्रयास किए गए। लेकिन जो मेजर चेंज हुआ समझ रहे हैं, वह ब्रिटिश काल के बाद ही हुआ। 1946 में जब आप देखते हो गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में समझ रहे सचिवालय पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई। समझ रहे? तो दिस इज बेसिक। 1947 में तक गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में सचिवालय पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई। जब देश आजाद हुआ उसमें केंद्रीय सचिवालय में कुल 18 विभाग थे, जिनका नाम क्या कर दिया गया, मंत्रालय कर दिया गया। और उसके बाद तो आप जानते हो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक कल्याणकारी राज अवधारणा अपनाए जाने के कारण केंद्रीय सचिवालय में विभागों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। तो फिर मैं जरा से रिमाइंड कर दूं कि 5 पॉइंट में बतलाता हूँ भारत में सचिवालय व्यवस्था के विकास के संबंध में, कि भारत में सचिवालय व्यवस्था का विकास अनियमित और अव्यवस्थित रूप से हुआ। जैसे जैसे ब्रिटिश की इसकी आवश्यकता हुई वैसे वैसे उन्होंने इसकी नियुक्ति किया। नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह सकते हो कि 1773 के चार्टर अधिनियम में 4 विभागों का 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, 4 विभागों का सचिवालय और एक मुख्य सचिव पद का प्रावधान था। लेकिन इस मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति 1799 में हुआ था। समझ रहे हैं? जब वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। और फिर ये पद जो है मुख्य सचिव का केंद्र प्रशासन से हट गया और राज्य सरकार द्वारा अपना लिया गया। फिर देखते हैं 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो हुआ वह क्या किया गया, विभागीय प्रणाली लागू किया गया और सचिवालय का नए सिरे से गठन किया गया। 1843 में भारत सरकार का सचिवालय अलग हो गया बंगाल के सचिवालय से। 1857 में रिपीट कर दूं, 1857 में
लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली आया। 1861 में उसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 1919 में केंद्रीय सचिवालय में विभागों की संख्या 9 थी। उसे पुनर्गठन करने के लिए मैक्सवेल समिति, व्हीलर समिति, लिविंगस्टन समिति की स्थापना की गई। 1947 में केंद्रीय सचिवालय में विभागों की संख्या 18 थी, जिसे मंत्रालय बना दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनर्गठन करने के लिए सचिवालय पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष गिरिजा शंकर वाजपेयी थे। अब हम लोग देखते हैं प्रांतीय प्रशासन का विकास। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में प्रांतीय प्रशासन का इतिहास काफी पुराना है। मुगल काल में भी था, ब्रिटिश काल में, मौर्य काल में भी था, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वह ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में प्रांत 2 वर्गों में बटे हुए थे, रेगुलेटिंग प्रांत और गैर रेगुलेटिंग प्रांत। रेगुलेटिंग प्रांत वे प्रांत थे जिसमें प्रथम 3 प्रांत आते थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे आते थे। तीनों के अलग अलग कानून थे और तीनों का अलग अलग एग्जीक्यूटिव, मतलब डायरेक्टर, गवर्नर था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वगैरह वगैरह। 1857 के बाद बहुत सारे प्रांत को ब्रिटिश सरकार ने एनेक्स किया और उसको एक जगह रखा, उसका नाम कर दिया नॉन रेगुलेटिंग प्रांत। ये एक साझा अधिनियम के द्वारा मैनेज होते थे, इनको नॉन रेगुलेटिंग प्रांत कहते थे। जैसे पंजाब हुआ, असम हुआ, ये सब उसी में आते थे। फिर आप देखते हो ब्रिटिश शासन में प्रांत 3 वर्गों में बटे हुए थे। बड़े प्रांतों को कहते थे गवर्नर का प्रांत, छोटे प्रांतों को कहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रांत, और उससे जो केंद्र शासित प्रदेश या उत्तर पूर्वी भारत के जो प्रांत थे उनको हम लोग कहते थे चीफ कमिश्नर का प्रांत। क्लियर है। 1870 में द्वितीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया था और लॉर्ड मेयो द्वारा प्रांतों को वित्तीय अधिकार स्थानीय शासन के विकास के संदर्भ में दिया गया। 1919 में प्रांतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण विकास हुआ जब प्रांत पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त हुआ, प्रांतीय विषय को अलग किया गया, उन्हें अपने विषय पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया और प्रांत में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। समझ रहे हैं, प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो पूरे ब्रिटिश काल में प्रांतों का जो स्थिति था वह बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न नहीं था और वह कह सकते हो मोटा मोटी एक अधीनस्थ इकाई के रूप में ही काम करते रहे। रही बात वित्तीय प्रशासन का, जहाँ तक सवाल है कि ब्रिटिश जो थे वित्त प्रशासन में मुगल कालीन व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, खास तौर पर राजस्व प्रशासन के ढांचा में। इसलिए वे शुरू के दिनों में जो मुगल कालीन राजस्व प्रशासन का ढांचा था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उसी पर अपना शासन थोपते चले गए, उसी पर अपना नया नया शासन लागू किए। 1772 में जिला स्तर पर राजस्व संग्रह करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर पद का प्रावधान किया गया था। समझे, 1772 में राजस्व प्रशासन में पहला विकास हुआ जब जिला कलेक्टर का पद प्रावधान किया गया। 1786 में आप देखते हो बंगाल में राजस्व के मामलों को निपटाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया गया, राजस्व परिषद का पद का निर्माण किया गया। फिर आप देखते हो 1810 में वित्त विभाग बनाया गया गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में, वही चलकर आगे वित्त मंत्रालय बना। 1829 में आप देखते हो और मंडलीय आयुक्त पद का निर्माण किया गया, जिसको डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में क्या होता है कि जो प्रांत और जिला के बीच में मध्यस्थ अभिकरण का काम करता है राजस्व मामले में।
फिर 1857 में 1753 एक बार फिर देख लेना पड़ेगा, जब भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना हुई और 1857 में लेखा परीक्षक पद का निर्माण किया गया। महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल पद बना। 1919 में महालेखा परीक्षक पद को अलग कर दिया गया कार्यकारी नियंत्रण से। दोनों का नियोजन फिर आप देखते हो 1935 में जो महालेखा परीक्षक के पद को संघीय न्यायालय का न्यायाधीश का दर्जा दे दिया गया। समझ रहे हैं। इस बीच आप देखते हो वित्त प्रशासन में और भी महत्वपूर्ण प्रयास हुआ। 1860 में पहली बार भारत का बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन द्वारा। 1892 में मैंने बताया विधायी सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। फिर मैंने आपको बताया 1921 में प्रावधान किया गया रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर देने का प्रावधान किया गया, जो 1924-25 में अस्तित्व में आया। क्लियर है। एक वर्ष समिति के अनुशंसा पर। तो ये सब जितने 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, जितने भी परिवर्तन हुए सब वित्त प्रशासन का हुआ। शुरुआत 1753 में हुआ जब भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना हुई। समझ रहे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास हुआ 1772 में जब जिला कलेक्टर का पद आया। तीसरा हुआ 1786 में जब राजस्व परिषद बोर्ड का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हुआ 1829 में जब प्रमंडलीय आयुक्त बना। 1810 में वित्त विभाग की स्थापना हुई। 1857 में सीएजी का ऑडिटर जनरल पद बना। 1860 में बजट बना। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। 1921 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। 1935 में आरबीआई की स्थापना सब वित्त प्रशासन के दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास। जहाँ तक न्याय प्रशासन का विकास का सवाल है, तो न्याय प्रशासन में भी ब्रिटिश बहुत सावधानी से काम लिया, क्योंकि न्याय बहुत संवेदनशील विषय होते हैं, इसलिए ब्रिटिश इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहा। इसलिए बहुत दिनों तक मुगल कालीन न्याय प्रशासनिक व्यवस्था को ही अस्तित्व में रखा। हालांकि 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, यह कंपनी के मामलों के लिए था। समझ रहे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर से न्यायिक अधिकार ले लिए और फिर एक जिला न्यायाधीश पद का सृजन किया था। 1861 में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1861 में ही आईपीसी और सीआरपीसी का इनेक्टमेंट का प्रावधान किया गया और 1800 समझ रहे। फिर 1935 में क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय बना। तो 1793 पहला जिला न्यायाधीश पद का निर्माण। 1861 उच्च न्यायालय का निर्माण और 1861 आईपीसी और सीआरपीसी का इनेक्टमेंट या कोडिफिकेशन। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना, जो सर्वोच्च न्यायालय में। लास्ट, स्थानीय शासन का विकास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय शासन का बहुत ही बेहतर विकास हुआ। स्थानीय शासन को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, शहरी क्षेत्र का स्थानीय शासन और ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन। जहाँ तक शहरी क्षेत्र का स्थानीय शासन है, उसका विकास तो ब्रिटिश काल में हुआ, लेकिन जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय शासन वह पूरी तरह ब्रिटिश काल में उपेक्षित रहा। इसकी स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ। ग्रामीण क्षेत्र वाला शहरी क्षेत्र का स्थानीय शासन का विकास आप देखते 1687 में शुरू हुआ, जब मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। 1926 में बंगाल और कलकत्ता और बॉम्बे, इसमें नगर निगम की स्थापना कर दी गई। 1841 में बंगाल नगर पालिका अधिनियम द्वारा बंगाल के सभी नगरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। 1850 तक भारत के सभी नगरों में नगर पालिका स्थापित किया जा चुका था। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया और प्रांतों को स्थानीय शासन के विकास के लिए वित्तीय अधिकार दिए गए। 1882 में समझ रहे लॉर्ड रेपन का
स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। समझे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हालांकि यह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसके लिए सहमत नहीं थे, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया। 1909 में विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग की स्थापना की गई। समझ, 1907 में बना, 9 में रिपोर्ट दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में जो प्रांत स्तर पर विविध शासन लागू किया गया था, तो स्थानीय शासन को स्थानांतरित विषय में रखा गया था। ये पहली दफा भारतीय मंत्रियों के प्रभार में आया। 1924 में जो सेना होती थी, उसकी छावनी के अगल बगल जो नागरिक आबादी होता था, उसके नियमन के लिए छावनी परिषद अधिनियम लाया गया। क्लियर। 1935 में जो अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान लाया गया था, उसमें अखिल भारतीय परिसंघ में जो प्रावधान लाया गया था, उसमें जो सत्ता का विभाजन किया गया था, उसमें स्थानीय शासन को प्रांतीय सूची में रखा गया था। समझ रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हो प्रांतीय स्वायत्तता में भी ये जो लागू हुआ, तो यह स्थानीय स्वशासन जो रहा तो प्रांतीय सूची का महत्व रहा। और इस प्रकार आप देखते हो कि ब्रिटिश काल में ही यह प्रांतीय सूची में गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उसी में बना हुआ है। जहाँ तक नगरीय क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन का सवाल है, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज की स्थापना के बाद ही शुरू हुआ। तभी आपने ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन के विकास के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि जितना भारतीय प्रशासन का ढांचा वो सब के सब ब्रिटिश काल में ही विकसित हुआ। जो आज भी देखते हो भारतीय प्रशासन का जो प्रकृति है और संरचना है, इस पर ब्रिटिश शासन का गहरा प्रभाव है। समझ रहे हैं। चाहे न्याय प्रशासन ले लो, चाहे जिला प्रशासन ले लो, चाहे स्थानीय प्रशासन ले लो, चाहे आप केंद्रीय प्रशासन ले लो, हर जगह ब्रिटिश शासन का प्रभाव। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक परिवर्तन हुए, समझ रहे, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा है। ब्रिटिश शासन का कुछ खासियत था। यह प्रशासन कैसा था? यह प्रशासन नियामकीय प्रशासन का स्वरूप का था। इसमें विकास की जो मतलब विकास आवश्यकता अनुसार किया गया, जहाँ जैसा ब्रिटिश को जरूरत हुआ वैसा उन्होंने किया। इसमें जन भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। क्या अभिजात वर्गीय प्रशासन था? समझ रहे। इसमें शासन का स्वरूप केंद्रीकृत था और शासन में बहुत सीमित कार्यों को संपन्न करता था। क्लियर। यह जो था, कह सकते हो कि मोटा मोटी कह सकते हो कि यह इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व संग्रह करना और उपनिवेशिक हितों को रक्षा करना तक सीमित था। यह शासन भारतीय प्रशासन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी संरचना और प्रकृति से प्रभावित करता रहा और आज भी करते रहा है। आज भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान जो संरचना विकसित हुए, कार्य व्यवहार विकसित हुए, आज भी भारतीय प्रशासन में देखने के लिए मिलता है। तो इस दृष्टि से आप कह सकते हो कि भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव कह सकते व्यापक है, असीमित है, विस्तृत है। और इस मायने में हम ब्रिटिश शासन के प्रति अगर कुछ मायने में ऋणी भी है, लेकिन मतलब मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि हालांकि भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक परिवर्तन हुए हैं और इस दिशा में परिवर्तन चल भी रहा है। ठीक है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। इसका आप आंसर लिखना। तो 3 बार क्वेश्चन आया। एक बार आया था 1909 से लेकर 1947 तक क्या विकास हो उसके बारे में लिखो। या फिर ब्रिटिश प्रशासन ने या ब्रिटिश का प्रशासन ने भारतीय प्रशासन की संरचना और प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है, क्या यह प्रभाव अभी भी बना हुआ है? तो आप बतलाना कि केंद्र प्रशासन में, प्रांतीय प्रशासन में कैसे यह प्रभाव बना हुआ है और अंत में कंक्लूड कर देना। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक परिवर्तन हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। ठीक है देन, तो हम मिलते हैं कल अपने समय पर। ऑल द बेस्ट।